बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। ये पेपर है 14 मार्च 2023 का। अभी यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसका आंसर की आ चुकी है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 66 है। सूची मिलाना है। एक शब्द है वैगत भेदभाव, जिसको एजिंग शब्द को बोलते हैं हम लोग, और एक शब्द है सामर्थ्यवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं एबलिज्म, और एक शब्द हमारे सामने आता है न्यूरो केंद्रवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है यूरो सेंट्रलिज्म, और एक शब्द आता है नृजातीय केंद्रवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं एथनो सेंट्रलिज्म। तो बड़ा ही आसान है, जरा आप लोग मुझे बताना चाहेंगे इसका सही जवाब क्या जाएगा? मैं बताऊं सही जवाब, अगर मैं आपसे चर्चा ए का जो वैगत भेदभाव है, जो एजिंग शब्द बताता है, वो व्यक्तियों और समूह को आयु के आधार पर उसके बारे में पूर्वाग्रह शब्द बताता है, और इस दृष्टिकोण को अपनाना में ही आप ए का 4 कह देना उचित रहेगा। सामर्थ्यवाद की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बताता है सामर्थ्य शरीर के पक्ष में भेदभाव, तो यानी बी तो साफ शब्दों में दिख रहा है कि बी का थर्ड माना जाएगा, बी का थर्ड माना जाएगा, ये साफ शब्दों में आपको बताता है ना। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे सामने आता है थर्ड पॉइंट की यूरो केंद्रवाद किसको कहेंगे, और यूरो केंद्रवाद में सीधा सीधा बताता है कि सभी अन्य की तुलना में यूरोपीय सांस्कृतिक प्रथाओं को श्रेष्ठ मानना। बड़ा आसान सवाल है, देखो उनके शब्दों में ही आंसर छिपा हुआ है। नृजाति केंद्रवाद की बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा अन्य समूहों के हीन होने के बारे में निर्णय लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए केवल केवल जाएगा 4 वाला ही करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही सही माना जाएगा, है ना। तो 66 का डी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न देखिए जरा आप सभी लोग, और यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ गया है समाजशास्त्री और मानव व्यवहारवादी को लेकर। अननोन क्रियावादी उपागम दिए गए हैं और किनका किनका नाम आता है, हमें यही चीजें बतानी है। तो बताइए जरा, इरविन गोल्फमैन एक विद्वान है, इनकी बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो इनका नाम आता है नाटकीय उपागम में। ठीक है, हाँ हाँ। अगर हम बात करते हैं हेराल्ड गारफिलिक के बारे में तो इनका जिक्र होता है नृजातीय कार्यप्रणाली के उपागम में। हालांकि आप सभी लोग नया नया नाम देख रहे हैं, मैं इनके बारे में जिक्र करूंगा, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब दूंगा इनके बारे में, है ना, आप निश्चिंत रहें। और उसके बाद आता है जॉर्ज होमस के बारे में। जॉर्ज होमस की अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से तो क्या नाम देना उचित समझेंगे आप लोग? विनिमय का सिद्धांत, विनिमय का। और हर्बर्ट जाजमिड की बात करें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, इनके बारे में तो मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा भी किया है। तो क्या आप ऑप्शन बी को कहना उचित समझेंगे? बताएं। जी, मैंने विनिमय के बारे में तो और नाटकी के बारे में तो, प्रतीकात्मकता के बारे में बताया है, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। पाउले फ्रेरे ऐसा विद्वान है जिसको आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि पाउले फ्रेरे का स्टेटमेंट समलोचनात्मक चेतना है, जिसको हम लोग चैतन्यकरण का सिद्धांत या आत्म जागरूकता का सिद्धांत कह सकते है कि नहीं। यह आपका थर्ड जो है फर्स्ट वाला क्या, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। सॉयल एलेंस्की का नाम अगर मैं आप लोगों से लूं तो क्या आप कहना चाहेंगे, बताइए जरा? अमूल परिवर्तनवादी संगठन कहना उचित रहेगा। और बी मुलैली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या आप विशेषाधिकार और दमन की बात कहेंगे? आत्मबल में महात्मा गांधी जी का नाम लगाना उचित रहेगा। तो सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर आप डी को लगाना उचित समझेंगे? डी ही सही जा रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आवाज वगैरह अगर नहीं जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आवश्यकता है, गंदगी है, रोग है, उपेक्षा है, आलस्य है। तो आप जरा मुझे बताएं आवश्यकता को किसको रिप्रेजेंट करेंगे? संबद्ध समस्या के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो क्या आप यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो निर्धनता को ही करेक्ट मानेंगे आप, और अगर हम गंदगी की बात करेंगे तो बेघरता को आप करेक्ट मानिएगा, रोग की बात करेंगे तो बीमारी को करेक्ट मानिएगा, और उपेक्षा की बात करें तो शैक्षिक हानि की बात करिएगा, और आलस्य जो होगा वो बेरोजगारी हो जाएगी। यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बताइए कौन सा मैच हो रहा है? पहले का 3, थर्ड, बिल्कुल सही जवाब, ये थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसका क्वेश्चन पेपर भी भेज दिया है, आप लोग आंसर की भी भेज दिया है ग्रुप में, आप देख लीजिएगा उसको भी। ये देखिए थोड़ा सा एक एक लाइन में परिभाषा को लेकर, एक एक लाइन में परिभाषा
और ये परिभाषा जो है बेसिकली जो प्रश्न बनाया गया है रिसर्च से बनाया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्कोर जो समूह को नियंत्रित करते हुए 2 या अधिक बार एक ही व्यक्ति के स्कोर की तुलना कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन पे एनोवा टेस्ट को रूप में जाना जाता है। ये जो है एनेवा या एनकोवा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एनकोवा को बेटर रहेगा, एनकोवा, एनोवा ना कि एनकोवा। ठीक है, ये आपका टेस्ट रहेगा क्योंकि एक जो है ये ऐसे समूह को नियंत्रित करता है जो 2 या अधिक, ठीक है, बार एक ही व्यक्ति के स्कोर की कंपेयर करता है। मतलब पर्सन एक ही रहेगा, उसी को स्कोर को अपडेट करता रहता है ये। और यह 3 या अधिक समूह के माध्य है जो विभिन्नता के महत्व का परीक्षण करता है, वह आपका क्या कहलाता है, एनेवा टेस्ट कहलाता है ना। उसके माध्य की विभिन्नता के महत्व की बात करता है। और जो 2 नामिक वेरिएबल होते हैं जहां पे संयुक्त रूप से मतलब ज्वाइंट रूप से घटित होने वाले जो महत्व होते हैं उनकी जो परीक्षण होती है वह प्रक्रिया कहलाती है काई स्क्वायर का। और जो बात आती है कि एक ही वस्तु या हम बात करें विषय वस्तु या सब्जेक्ट के लिए तो अनेक साधन और भिन्नता के रूप में परीक्षण होता है, तो वो मनोवा टेस्ट होता है। और ये आप सभी लोगों को जिक्र होगा। इस बार आप लोगों ने एक मनोवा टेस्ट और एक एनकोवा टेस्ट एक अलग से देख लिया है समाज कार्य में, तो मैं आप लोगों से कहूंगा निश्चिंत रहें, रिसर्च में ये भी इस बार जिक्र होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन बता दीजिए एक बार आप लोग। क्या आप पहले ऑप्शन को सही चुनाव करेंगे? सही जा रहा है पहला वाला? हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब था। आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं, है ना, ऑप्शन बता सकते हैं। अब देखिए ये स्टीवेंस का है, मैंने आपको बता भी रखा है मापन का स्तर के बारे में। तो आप मुझे जरा बताएं, क्या ये जो नॉमिनल है क्या इसमें श्रेणियां हैं जिनमें रैंक क्रमवार में नहीं दिया जाता? और ये बात सही है, इसमें तो नाम वगैरह पर आधारित होता है, जैसे ए से नाम जिसका शुरू हुआ, फिर बी से जिसका शुरू हुआ, सी से, डी से, है ना, ई से, अल्फाबेट नाम वगैरह यूज में लाया जाता है खासकर। तो जाहिर सी बात है रैंक क्रमवार में नहीं दिया जाता, ये बात यही बन जाता है। अगर हम बात करें ऑर्डिनल के बारे में तो ऑर्डिनल श्रेणियों का रैंक क्रमवार दिया जाता है, लेकिन रेंज भर में श्रेणियों के बीच की दूरी जो है समान नहीं होती। ये भी बात सत्य है। समान तो आपका उसके ऊपर वाले अंतराल वाले में होता है ना, समान तो वहां पे होता है, और ये भी बात सत्य है। और फिर कहता है कि इंटरवल की लेकर, और इंटरवल में बात करें तो श्रेणियों के बीच की दूरियां और श्रेणियां का रेंज भर में समरूप होता है। समरूप का मतलब होता है समान होना, और ये इसका हो जाएगा। और अनुपात क्या होता है कि एक सही नैसर्गिक शून्य, जिसको मैंने बताया है वस्तु यथेष्ट शून्य, यथेष्ट शून्य है ना, वास्तविकता का शून्य जो रिप्रेजेंट होता है वो अनुपात में होता है। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न था। तो बताइए कौन सा जवाब आपका देंगे? बताइए, आप ही लोग बताइए, बताइए बताइए। थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बड़े ही सरल सरल प्रश्न है, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो आपको परेशान करे। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग, पीड़ित के बिना अपराध, है ना। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल, पीड़ित के बिना अपराध क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग, बताएं जरा। क्या जुआ और वेश्यावृत्ति को कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। फिर कहता है कॉर्पोरेट अपराध, क्या नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें पीड़ित बिना अपराध क्या हो सकता है? विषैली होगा, प्रदूषण या भ्रष्टाचार या वैश्चार जुआ वृत्ति होगा, क्या होगा बताएं, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, बताएं जरा। सही होगा इसका जुआ और वेश्यावृत्ति, सही होगा। कॉर्पोरेट अपराध की बात करेंगे तो ये स्टॉक में हेर फेर या कीमत निश्चित में स्टॉक मैनुअल और प्राइस फिक्सिंग। और फिर उसके बाद आता है सफेद पोश अपराध जो रिप्रेजेंट करता है सेधमारी या आपका लार्सेनी चोरी को। और फिर उसके बाद आता है संपत्ति संबंधी अपराध जो रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट ये सही नहीं चल रहा है, पहले तो आप सही बनाइए। पीड़ित के बिना अपराध जो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दे रहा है, डी वाले में जा रहा है। और फिर बी की बात करते हैं तो बी का आपका 1 चला जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। और सफेद पोश वाले का आपका सी चला जाएगा, विषैली प्रदूषण और भ्रष्टाचार हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और संपत्ति वाले में बात करेंगे तो ये आपका होगा चोरी वाला, लारसेनी चोरी वाला, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे सामने, देखिए बड़ा ही आसान सवाल, व्यक्तिगत कार्य के बारे में पूछा गया। बताइए व्यक्तिगत कार्य में किसका नाम आता है, क्या कहना उचित समझेंगे? क्या आप मैरी रिचमंड का नाम नहीं लगाओगे? लगाना चाहिए। समूह कार्य में क्या आप लोग एचबी ट्रेकर का नाम नहीं लगाओगे?
सामुदायिक संगठन में आप लोग मुर्जे रॉस, प्रशासन में फ्रीडलैंडर। तो ये नाम तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, बड़ा ही अच्छा सवाल था, है ना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 74 है ना, 74 नंबर का सवाल, बड़ा ही आसान सवाल आ रहा है फिर 74 का। बताइएगा 74 का सही जवाब क्या होना चाहिए, 74 का। तो अगर मैं शांता रंगनाथम के बारे में बात करूं, है ना, तो इन हाँ, मादक पदार्थों का उपयोगिताओं को नशीली पदार्थों के आदि और अल्कोहल आदि लोगों के साथ समाज कार्य कर रहे हो, तो ये शांता रंगनाथन का स्टेटमेंट बन जाएगा, इनकी एरिया बन जाएगी। जीरो बिल्लो मोरिया की बात करते हैं, बड़ी ही फेमस विद्वान है, इनके बारे में हम लोगों ने कई बार जिक्र कर रखा है। तो क्या आप बच्चों के विशेषाधिकार चाइल्ड लाइन के समाज कार्य बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मेघा पाटेकर का नाम इतना फेमस है कि पूछो ही मत। उन्होंने कहा है कि विस्थापित व्यक्तियों और समुदायों के साथ जो समाज कार्य होगा वो मेघा पाटेकर हो जाएंगी। सुनीता का नाम मैंने बताया है, सुनीता, सुनीता नाम आप लोगों ने सुना है, एक ऐसी महिला है जिनके साथ गैंगरेप हुआ था और ये बहुत ही फेमस बनी बाद में। तो इन ये कह सकते हो आप, दुर्व्यवहार की गई, ट्रैफिकिंग और लड़कियों और महिलाओं के साथ समाज कार्य किया है, और ये बात सही है। शायद मैंने किसी बच्चे ने बताया भी था कि सर सुनीता का नाम आया था, शायद यही प्रश्न था वो, है ना। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे सही जवाब चला जाएगा आपका 3 वाला, करेक्ट हो जाएगा, है ना। बड़ा ही अच्छा सवाल आया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आ रहा। मैंने पहले भी मॉर्निंग वाली क्लास में बोला था कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो परेशान कर रहा हो, अभी तक ऐसा कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो 1948 है। अभी 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 एक सवाल और आया था, मतलब देखिए एक प्रश्न 2 बार आए हैं, आप देख सकते हो, है ना, 1948। और फिर उसके बाद कह रहा है आपसे कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयन की बात हो रही है, तो 1966 आ जाएगा। और बाल अधिकारों का जो है अभिसमयन की बात होगा तो ये 1989 हो जाएगा। नहीं 89 होगा, 89 होगा, हाँ हाँ। और जो महिलाओं के प्रति सभी रूपों में भेदभाव का उन्मूलन अभिसमयन की बात होगा, ये होता है 79 का। और इसका सही जवाब जाएगा कौन सा, एक बार बताइए, थर्ड, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। ये आपका सही चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। ये प्रश्न मैंने आप लोगों से बता रखा है कि भारत में राष्ट्रीय समाज कार्य संगठनों को उसके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना, उसके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करिए। मैं आपसे कहूंगा इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, शायद मैंने आप लोगों से पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। देखो जब सबसे पहली बार आया था तो 1985 लगाते, ठीक है, और इसने सीधा सीधा से कहा है, तो मैं आपको बता, सॉरी 1885 लगाते, 1885 लगाते, लेकिन इसका जो वर्ष क्रम आता है तो 1887 आता है, ये आपका सही चला जाता है। और भारत में समाज कार्य विद्यालयों के जो संघ की बात होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, तो आप में से सभी बच्चे जानते हैं टीआईएसएस के बारे में, भाई क्यों नहीं लगाते हो 1930 से। हाँ, और फिर आप लोग जानते हो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स, जिसको आप कहते हो कि प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का संघ है, जो 1970 है। और मैं बताऊं, एक बार दोबारा ये प्रश्न आ गया आपको, इसी वर्ष में 2 बार प्रश्न आ चुका है आप लोगों से। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, जिसको इन शॉर्ट में बोला जाता है NAPSWI। अभी अभी एक पहला प्रश्न था आई थिंक इसी में, और जो 2005 में आया था, जो 2005 में आया था। तो क्रम में लगाना है, आगमन की बैठक में लगाना है, तो भैया लो आगमन की बैठक में आपका शुरू हो गया। पहले डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट चला जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर आगमन के आधार पर लगाना था, बड़ा ही आसान सा सवाल था, और मैं ऐसा भी नहीं कि ये सवाल नहीं बताया हूँ, इसके बारे में आपको बताया भी हूँ। अगला बात करता हूँ भारत में। देखिए भैया, ऐसा ये सवाल तो आप सभी लोग जानते हो। एक बात तो आप ये जान लीजिए, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही का यहाँ जो मतलब होता है वो बढ़ता क्रम होगा, क्या होगा, बढ़ता क्रम होगा। और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम होगा। तो बताइए हमें बढ़ता क्रम में चलना है, हम क्योंकि प्रश्न आरोही दिया है, अवरोही नहीं दिया है, अवरोही लिख लीजिए कॉपी पे। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं आरोही और अवरोही में। आरोही का मतलब है बढ़ते हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। बस आगे देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछा है दिल्ली सोशल वर्क। अच्छा ये आप ही लोग बता दीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है, आप ही बताइए, चलिए।
बताइए, भारत में समाज कार्य स्कूल विभाग की स्थापना के अनुसार तो आप 1946 40 47 47 हाँ 47 इंदौर इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात करें तो कितना नाम लगाना चाहेंगे आप लोग? देखिए बताइए, सभी लोग ध्यान से सवाल करिए और अच्छे से जवाब दीजिए आप सभी लोग। समाज कार्य, व्यवसाय समाज कार्य के संगठनों में ये प्रश्न आप लोगों से हर बार प्रश्न आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है, 2019 से आ रहा है, 20 में भी आ रहा है ना, कंटिन्यू लगातार ये प्रश्न जो है हमसे पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख के बताइए मुझे। जरा बताइए कौन सा आएगा इंदौर स्कूल वाला, बताइए। 1953 ओके। आप यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान रखेंगे, जो मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क था वो आपका 1952 का था, 1952 का था, मद्रास का, है ना, मद्रास वाले का। तो उसी के इर्द गिर्द में ही आपको यहाँ पे लगा देना है इंदौर का भी, ठीक है, इंदौर का भी। और आपसे अगर जब दिल्ली समाज कार्य के बारे में पूछा था तो आप लोगों ने मुझे 47 बता दिया, जो कि काशी विद्यापीठ का 47 है, ना कि दिल्ली का है। किसका है बताएं एक बार? काशी का है। हाँ, तो काशी विद्यापीठ, हाँ हाँ, दिल्ली का 1946 है और काशी का सॉरी यार, एक मिनट, काशी का अगर हम बात करते हैं तो 1947 होता है, और दिल्ली की बात करते हैं तो 1940 आपका 46 होता है, और उसके बाद हम इंदौर की बात करते हैं तो 1952 होता है, अ, और 1936 की बात करते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट का होता है, और लखनऊ समाज कार्य की बात करते हैं तो बड़ा ही फेमस है, आप लोग को पता होना चाहिए, लखनऊ वाले जो बच्चे हैं 1949 1949। तो ये क्रम में आपको लगा ना, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट का ही था, मैं तो बताऊं सबसे आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर आप सी को लगा। हाँ, बाकी का ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं था, है कि नहीं, बस ऑप्शन नंबर उसी को लगा दो, टी वाले को लगा दो, सही हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बड़ी, फिर तो चालाक हो गए हो आप, है ना। चलो आगे बात करते हैं, समूहों के उपचार और ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप्स में अवलोकनकारी अधिगम की प्रक्रिया में सही क्रम को व्यवस्थित करिए। आप लोग आपके तर्क के आधार पर समूहों के उपचार में डिपेंड करता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ चुका है इस समय? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ चुका है? 78 78 है ना, 78 ही है। तो बताओ जरा कौन सा होना चाहिए, आप लोग बता नहीं रहे हो, मैं बताऊं? पहले तो जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलिए। होना चाहिए, यस। फिर उसके बाद आवाज मेरी, हाँ मेरी आवाज, हाँ, उसके बाद आपका आपका होना चाहिए प्रतिधारण, करेक्ट। और फिर उसके बाद आपका होता, देखिए आपका ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने, निष्पादन होता है यानी डी होगा। और फिर उसके बाद आपका अवलोकित जो व्यवहार होंगे उन निष्पादन के लिए मोटिवेट होता है यानी प्रेरित किया जाता है, और ये सी होगा, है ना। और प्रेरित के बाद ही, हाँ, प्रेरित करने के बाद ही आपकी क्रिया क्या हो जाती है? एक्टिविटी हो जाती है, एक प्रकार से एक्टिव हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अवलोकन जो करता है वो वास्तविक रूप से दर्शाया गया व्यवहार है, और ये आपका लास्ट में आ जाता है। और यहाँ पर जहाँ ऑप्शन नंबर लास्ट में ई दिख जाए तो यहाँ पर देखिए 4 में भी है और ए में भी है, तो ई के पहले सी है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ई के पहले सी है, ये आपका सही हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन सही चला जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में, ये आपके तर्क के ऊपर डिपेंड था। देखिए ये भी सवाल है, आपको बता रहा है कि आप सोचो एक बार कि जब केस वर्क प्रक्रिया आप स्टार्ट करेंगे आरंभिक चरण के दौरान में, तो अध्ययन के लिए यानी स्टडी करते हैं आप, अध्ययन होता है, निदान होता है, उपचार होता है, ऐसी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, तो उनमें आप बताएं कि निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है आपको, तो सही चरण कौन सा होगा जिस समय आप अध्ययन लेंगे, यानी अध्ययन की प्रक्रिया जिस समय आप संचालित करेंगे, जिस समय आप संचालित करेंगे, तो क्या कहना उचित रहेगा आपके लिए? अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले समस्या प्रस्तुत करिए सर, उसके नेचर बताइए हमें, समस्या है क्या चीज। ठीक है भाई, हमने नेचर बता दिया आपको कि पहले बी होगा। फिर हमने आपसे कहा कि कही गई समस्या के, इसके जो समस्या आपसे बताया है उस समस्या का इंपॉर्टेंस दो। मतलब भाई आपके सामने 10 गोल आए, तो 10 गोल में से आप 10 गोल पे थोड़ी ना काम करोगे, आप तो 10 में से जो इंपॉर्टेंट है उस सेवार्थी के लिए उस गोल पे काम करोगे, है कि नहीं। 10 गोल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पे काम करोगे, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर सी बता रहा है, तो इसलिए सी को रखो। फिर उसके बाद आपसे कहता है तो आप समस्या के कारणों को जानो। अच्छा, कारण किस लिए जान रहे हो?
कारण जान रहे हो समस्या का समाधान करने के लिए, इसलिए समस्या के कारणों को जानना। आपको मैं अगर आपसे कहूंगा तो ई को रखो और फिर उसके बाद समस्या का प्रयास, जो यहाँ पे समस्या का समाधान के लिए आपने प्रयास किया है, तो उसके बाद ई के बाद ए ही आ जाएगा। और उसके बाद आपका बचा एक ऑप्शन जो बच रहा है कि केसवर्क एजेंसी से प्राप्त किए गए समाधान या साध्य की प्रकृति पर बात करना, जो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला पॉइंट में डी आ जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन जाएगा तो आपका जो बन रहा है वो बी वाला बन रहा है, बी वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ कर करना था। देखो अध्ययन अगर कोई शर्वार्थी आएगा तो जाहिर सी बात है हम पहले उसके नेचर को जानेंगे, भाई वो क्या है उसके अंदर समस्या है। चलो हमने नेचर को जान लिया, उसके बाद हमने कहा कि भैया उसकी समस्याओं को जब जान लिया तो हमने कहा कि ये समस्याएं इंपॉर्टेंस है, 10 समस्या मिली हमें और 10 में से हमने कहा कि ये 5 समस्या इंपॉर्टेंस है, इन समस्या पे जरूरी है काम करना। जैसे शिक्षा को लेकर जागरूक करना, बीमारी को जैसे लेकर टीकाकरण करने की बात करना, ये 2-4 समस्याएं आपने इंपॉर्टेंस के रूप में रख दिया। और जैसे ही इंपॉर्टेंस के रूप में रखा तो आपने कहा कि जो कही गई समस्याएं थी, जो एजेंसी थी, उसी के बारे में आपने क्या कर दिया, कारण को जानना कि रीजन क्या थी कि इसकी वजह से ये समस्या आई। और जैसे ही आप कारण जान लोगे तो उसके लिए तो ही आपको उपचार के लिए अगली विधि लगाओगे। तो तथ्यों के आधार पर जब कारणों का पता लगाया जाता है तो वो उपचार की प्रक्रिया कहलाती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो हमने समस्या को जाना और उसके बाद आपने वहां पर समाधान और साध्य की प्रकृति को लगा दिया, मतलब एक प्रकार से ट्रीटमेंट प्रक्रिया का क्रियान्वित कर दिया। तो ये अध्ययन की प्रक्रिया थी और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट जवाब रहेगा इसका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। परियोजना प्रबंधन में परियोजना जीवन चक्र की बात किया है, विभिन्न चरणों को क्रमानुसार दर्शाना था हमें, है ना। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, परियोजना के परिप्रेक्ष्य में है। जरा आप मुझे बताना चाहेंगे क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। अगर मैं आपसे कहूं तो परिभाषित करने का चरण पहला होगा, हर बार मैंने आप लोगों से कहा है। फिर उसके बाद नियोजन चरण होगा, फिर उसके बाद क्रियान्वयन चरण बनेगा, फिर उसके बाद देखिए प्रायद्वीकी चरण बनेगा और लास्ट में आपका बनेगा क्लीन अप चरण, जिसको साफ करने का चरण बोलता है। ये लास्ट में ही बनता है ना। तो मैं आपसे कहूंगा आप जो प्रायद्वीकी चरण है वहां पे आप इंग्लिश भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव स्टेज का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट लाइफ स्केल का जो मैनेजमेंट है किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों दिया गया है और आप चाहते थे इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सरल तरीके से आप लगा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है जो परिभाषित करने का चरण है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्य विश्लेषण का सही क्रमिक चरण बताइए। कार्य विश्लेषण का सही क्रमित चरण बताइए, क्या आप बताना उचित समझेंगे? बताएं, पहले पॉइंट पे क्या आना चाहिए? कार्य विश्लेषण कार्यक्रम को तैयार करना होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रतिनिधात्मक कार्य के चयन का विश्लेषण, ये दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद कार्य विश्लेषण तैयार नहीं, फिर उसके बाद आपका कर्मचारी का भी नहीं, फिर उसके बाद कार्य विश्लेषण हो जाएगा, फिर उसके बाद ई बन जाएगा। ई के बाद जैसे ही आपने कार्य विश्लेषण काम कर लिया तो कार्य विवरण को तैयार होता है ना। और फिर लास्ट में आपका यहाँ पे विशिष्टता कर्मचारी, एक कार्य और कर्मचारी की विशिष्टता को तैयार किया जाता है। ये कार्य विश्लेषण का सही क्रम माना जाता है। छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना ही कार्य विश्लेषण का चरण होता है, ये कार्य विश्लेषण कहा जाता है। उसे कई भागों में तैयार किया जाता है और सही जवाब ए बी ई सी डी, ए बी ई सी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट जवाब यहाँ पे, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अरेंज करना है आपको एक और ये भी सवाल अच्छा है। आप देखिए निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। विजन है, मिशन है, लक्ष्य है, रणनीति है और योजनाएं है ना। तो देखिए एक बात तो ये तय है कि लास्ट में गतिविधियां आती हैं, मैंने आपको बताया है। अब जिस ऑप्शन के लास्ट में डी हो, या तो ए सही होगा या तो आपका 4 सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब एक बार इंग्लिश भी देखेंगे तभी मजा आएगा आपको, है ना। जरा मुझे बताएं आप कौन सा पहले। मैडम विजन होगा, पहले आपका विजन होगा, है ना। अब पहले विजन आ गया और लास्ट में डी आ गया तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो पहला वाला ही करेक्ट जवाब चला जाएगा। बीच में आप बी कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो बी आपका मिशन है, सी आपका गोल बन जाएगा और उसके बाद आपका प्लान आता है, प्लान के बाद ही एक्टिविटी लागू होती है। और ये बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, बहुत सारा टोटली फैक्ट के बेस्ड था ये प्रश्न सारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर।
एक और प्रश्न हमारे सामने आया है, ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि 2000 ये अनैतिक व्यापार 1956 का है। और जब हम बात करते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम के बारे में तो 2013 आता है। जब हम बात सती हाँ 12 भी कर सकते हो, नो इश्यू, 2012 में आया, 13 में लागू हुआ पूर्ण रूप से ये। और जब हम बात करते हैं सती निवारण अधिनियम के बारे में तो 1987 आया। जब हम बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में तो 1961 आया। तो आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है ये सब। और ये जब घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करता है तो आपको पता है ये 2005 आया। तो इतने सरल सरल प्रश्न आए हैं, आप एक बार मिलाना चाहेंगे ऑप्शन कौन सा सही जाएगा। और ये बता रहा अवरोही। अब देखो अवरोही का मतलब क्या आता है, घटता क्रम। बोलिए घटता क्रम। तो सबसे पहले कौन सा लगाएंगे आप, 1987 घटता है क्रम है, फिर अच्छा नहीं, पहले सबसे पहले लगाएंगे आप 2013 लगाएंगे। हाँ घटता क्रम है ना 2013, तो यानी सबसे पहले बी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पहले आपका बी आएगा। और उसके बाद 2013 के बाद क्या आना चाहिए, 2005 आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका बी आना चाहिए। अच्छा 2005 में बी कहाँ है, सॉरी ई आएगा, ई आना चाहिए। हाँ बी और ई। उसके बाद आप 2013 2005, उसके बाद देखिए 1987 यानी सी आना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सेकंड, आप किसी ने से कोई बच्चा बताया है, ये बी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा फिर, है ना। तो ये भी प्रश्न देखो, अवरोही और आरोही क्रम में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप ध्यान रखिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुशासनात्मक क्रिया होती है, क्रिया को ही कार्यवाही कहा जाता है, कार्यवाही को एक्शन कहा जाता है। तो बताइए सही विशिष्ट क्रम कौन सा होगा, बताओ बताओ। मौखिक चेतावनी, अच्छा, ठीक है, पहले मौखिक चेतावनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या होगी, लिखित चेतावनी होगी। फिर उसके बाद आपकी क्या होगी भाई, जांच होगी। फिर उसके बाद क्या होगी, दंडात्मक क्रिया होगी। और ये तो सिंपल सवाल था, लास्ट में ही दंडात्मक क्रिया होती है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब क्या जाना चाहिए, ए, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इनका देखते हैं जवाब क्या आया है। अच्छा ए ही गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। निम्नलिखित समाजों को प्राचीन से आचिर जो है अर्वाचीन तक के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब आप बता दो, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ लग रहा है अब आप लोगों को। अब मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, पहले एक बार इंग्लिश भी देख लो ताकि आपको लगे। ये प्रश्न आपसे पूछा कि भाई सोसाइटीज फ्रॉम अर्ली जो है टू रिसेंट, मतलब एक ऐसी सोसाइटीज दी गई हैं, इन सोसाइटीज के बारे में हमें जो है एक प्राचीन समय से लेना है और अब तक में जो प्रक्रियाएं संचालित हो रही उस पर आना है। मतलब पीछे हुई बातें से आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले समाज कार्य में एक शब्द आता है आखेटन। यहाँ पे देखते हैं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें। हाँ आकेठन, जिसे किसी ने बोला है हंटिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे प्रश्नों में आप लोग ध्यान रखें, यहाँ यही जवाब आप लोगों का सही जाता है ना, यहाँ पर। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप आखेट को रखोगे कि नहीं। पहले क्या होता था, शिकार लोग नहीं करते थे, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को साथ, जब इतिहास पढ़ा रहा था सबसे पहले ऐसे ही चल रहा था, लोग शिकार करते थे, है ना। वो प्रक्रियाएं यहाँ पे आखेट को रिप्रेजेंट किया है, आखेट और संग्रहण समाज कार्य को। और ऑप्शन नंबर सी, तो या तो आपका पहला होगा या तो थर्ड होगा। आखेट शब्द याद रखिए, हिस्ट्री में इतिहास हो, किसी भी चीज का इतिहास हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल सोशल वर्क का ही इतिहास हो। आपको मैं बता दूं, आप यूएनडीपी का इतिहास पढ़े, किसी का भी इतिहास आप पढ़े, पर्यावरण का इतिहास एक्सेट्रा, आखेट शब्द हमेशा मिलेगा हर इतिहास में। और ये एक ट्रिक है, इसको रखिए सी, यहाँ पर मैंने ध्यान रखा है। और फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर दूसरा पशुचारी समाज, और फिर उसके बाद आता है उद्यान कृषि, और फिर उसके बाद बी कृषि, और लास्ट में औद्योगिक समाज। ये तो बात आपको अच्छे से मालूम है, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाइए ना। इससे आसान सरल कुछ है ही नहीं, केवल प्रश्न आपको समझना था यहाँ पे,
है ना। प्रश्न समझो, देखो औद्योगिक समाज अभी चल रहा है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो आप लास्ट में देखो ना औद्योगिक यहाँ पे लिखा हुआ है, शुरुआत में आखेट था, बीच में कॉमन सेंस लगाइए, आप इधर उधर कर लीजिए। और करना क्या है, साफ ऑप्शन भी बता रहा है आपको कि मैं पहला वाला ही सही हूँ भाई, है ना, पहला वाला ही सही हूँ। हाँ, तो ये चीजें थी। अब देखिए प्रश्न आ गया है आपके सामने अभिकथन और कारण को लेकर, है ना, अभिकथन और कारण को लेकर। देखिए प्रश्न है कि समाज कार्य जो है भारत में भारत में एक व्यवसाय की स्थिति प्राप्त नहीं कर सका है। क्या ये बात सही लग रही है? बिल्कुल सही बात है कि समाज कार्य अभी भी भारत में व्यवसाय की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है। और यह सब प्रश्न मैंने पहले भी आप लोगों से करवा चुका हूं, जो प्रश्न आया हुआ है। फिर कहता है कि भारत में आत्ममुग्ध सामाजिक कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, और ये बात भी सही है। हाँ, अभी सोशल वर्कर इतने भारत में हो गए हैं कि अगर आप बता तो रहा हूँ, अगर कॉल सेंटर ना हो दिल्ली में, और कॉल सेंटर के साथ साथ आपका जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी बॉय वाले होते नहीं है कि क्या नाम है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, अगर ये सब ना हो ना, तो बहुत और बेरोजगारी है, समझो संभली है इसी वजह से, है ना। बेरोजगारी समझो इस समय पता नहीं चल पाता, बेचारे 10,000 12,000 18,000 रुपए में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, क्या करें, कोई जॉब ही नहीं है। और ये बात सही है, आत्ममुग्ध सामाजिक कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है भारत में, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लगाइएगा, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं व्याख्या है? क्योंकि एक तरफ भारत में समाज कार्य की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है, व्यवसाय को लेकर बताया जा रहा है, दूसरी तरफ बता रहा है सोशल वर्कर की कमी वगैरह के बारे में, तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हुए कि नहीं हुए? जब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हुए तो व्याख्या होगी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए, यही आपका सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपके सामने है कि कह रहा है कि सामाजिक समूह कार्य में मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं असेसमेंट, एक प्रक्रिया और एक उन्माद दोनों है जिस पर सहायक प्रक्रिया आधारित होती है, सहायक प्रक्रिया आधारित होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, बताएं एक बार जरा आप लोग। सत्य है, गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है, हाँ गलत नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा ये भी सत्य माना जाएगा। और फिर कहा है आपसे कि एक उत्पाद के रूप में अगर मूल्यांकन समूह और उसके सदस्यों की कार्यप्रणाली के मौखिक और लिखित वितरण है जो हस्तक्षेपी योजनाओं के विकास में उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हस्तक्षेपी मतलब होता है इंटरवेंशन, और हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन जरूरी है, सदस्यों की कार्यप्रणाली जरूरी है। अब वो कार्यप्रणाली चाहे वो लिखित रूप में चाहे वो मौखिक रूप में हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हस्तक्षेप में, इंटरवेंशन में ये इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा ये भी बात सत्य है और ये भी बात सत्य है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और मैं आपसे कहूंगा कथन एक और कथन दोनों के दोनों सत्य माने जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर एक को लगा के चले आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मुझे किसी भी बच्चे को परेशान कर रहा हो, मैं ही नहीं, आप लोगों से मैंने कहा है कि हमेशा कूल माइंड रहा करो। अगर आप लोग गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने सही तरीके से प्रश्न को पढ़ा ही नहीं है, आपने जल्दबाजी किया है। आप ही करिए क्वेश्चन नंबर ये वाला, आप खुद करोगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे, और ये बात आप जानते हैं। क्या ये बात सत्य नहीं है भाई? ये बात सत्य है, इसमें इसमें क्या गलती है? सत्य है ना। अब फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फिर करा कि मौलिक कर्तव्य का विचार रूस सोवियत संघ जो है संविधान के से लिया गया है। तो मैं आपसे कहूं तो मैंने एक ट्रिक बनाया था कि भाई जब सब जगह से हज कर्तव्य ले लिया गया था तो रूस क्या हो गया था, रूठ गया था। तो हमने भैया कहा कि चलो तुम्हारा ये जो मौलिक कर्तव्य है मैं इसी को ले लेते, तुम रूठो मत। तो हमने सोवियत संघ को ही, हमने रूस को बता दिया कि उसके कर्तव्यों को ले लिया कि भाई उसका कर्तव्य बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो रूठ गया, बड़ा क्यूट टाइप का बन जाता था, इस तरीके हमने ट्रिक बनाया था। और ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, गलत है ही नहीं, दोनों सत्य है। तो मैं आपसे ऑप्शन नंबर ए को लगाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद करता है नेक्स्ट सवाल हमारे सामने सवाल आ गया आपके सामने। अब प्रश्न कथन कह रहा है आपसे कि आंकड़ा संग्रह में पक्षपात व्यवस्थित प्रभावों को संदर्भित करता है। देखिए बात को बड़ा अच्छे से समझिएगा तभी मजा आएगा। हमसे कह रहा है कि आंकड़ा संग्रहित करने में पक्षपात व्यवस्थित को संदर्भित करता है। क्या ये बात सही है? जब आप आंकड़ा लोगे तो उस समय ऐसा हो सकता है, भेदभाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
मैंने कहा भैया मेरी मेरी जो सैलरी है ईयरली या सालाना की अगर मैं बात करूं तो 7-8 लाख है। आप मेरे से फॉर्म भर रहे हैं, डेटा संग्रह कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भैया आप कम लिखिए, हो सकता कुछ सरकार मुझे दे। मैंने कहा 2.5 लाख है। तो आपको बड़ा अच्छा लगा, मुझसे बात करते करते अपने 2.5 लाख भर दिया सालाना। तो बताओ ऐसा हो सकता है? इसलिए बात सत्य चल रही है, जिससे कि विश्वसनीयता और वैधता घट जाती है, और ये 110% बात सत्य है। मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि आंकड़ा सत्य है, पहला वाला। फिर देखिए दूसरा, कह रहा है कि शोध पक्षपात का पूर्ण रूपेण उन्मूलन किया जा सकता है। अब बताइए, क्या शोध रिसर्च में पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हो पक्षपात? ये पॉसिबिलिटी है या नॉन पॉसिबिलिटी है? अरे कैसे पूरा बताइए, रिसर्च में आप पक्षपात कैसे समाप्त कर सकते हो? ऑलरेडी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पक्षपात पर तो निर्भर है। नॉन प्रोबेबिलिटी, मेरी बात को समझिए। मैं आपसे प्रश्न आपसे कहा कि शोध पक्षपात का पूर्ण रूपेण उन्मूलन किया जा सकता है। देखिए मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी एक होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जो रिसर्च का पार्ट है, और पूरा टोटली डिपेंड है पक्षपात पर वो। अब आप बताइए कि शोध उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं भाई? हमने कहा कि हमारा मतलब कोई मराठी लैंग्वेज जानता है, हमने चूज कर लिया मराठी विद्यालय को ही, क्योंकि मुझे मराठी आती है इसलिए मैंने मराठी को चूज कर लिया। ये भेदभाव बना? भाई हमारे जानकार का मिल गया, कोई रिलेटिव मिल गया हमसे, पूरे हमारा काम हो गया जिस तरीके से हम चाह रहे थे। तो भाई शोध पक्षपात का पूर्ण रूपेण उन्मूलन किया जा सकता है, ये बात कहना उचित नहीं होगा, इसलिए असत्य होगा। तो मैं कहूंगा कथन ए सत्य है, और जो सेकंड है वो असत्य है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा। ए सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है बहुत सिंपल सवाल है, इस पे माइंड पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल है ना। रिसर्च में पक्षपात समाप्त हो ही नहीं सकता। लिटरेचर ऑफ रिव्यू की बात करें, वहां से चोरी कर लिया आपने, रिसर्च आके यहाँ पे कर लिया, है ना, बड़ा ही इजी सवाल है ना। अगला सवाल हमारे सामने है, कहता है कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण लिखित रूप से दिए गए हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर पर है। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर पर है, और ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कि परिवार की आय में महिलाओं के योगदान जो है, महिलाओं के योगदान को मान्यता नहीं दी जाती है। अच्छा है भाई, ये भी सही है। बताओ आप ही बताओ। पहली पहली बात तो ये सहमत है कि नहीं आप लोग कि भारत में महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर पर है या नहीं है? इस बात से सहमत है सभी लोग? हाँ, होना भी चाहिए, और ये 110% बात सत्य है। हाँ, ये 110% बात सत्य है। फिर कहता है कि परिवार की जो आय है, जो परिवार की इनकम है, उस परिवार की इनकम में महिलाओं को योगदान की जो मान्यता है वो नहीं दी जाती है, और ये भी बात सत्य है, और ये भी बात सत्य है। और मैं अब आपको बताता हूँ। हाँ, अब आप सुनिए, एक बार म्यूट हो जाइए। अब आप एक बात सुनिए मेरी बात को अच्छे से। तो इस प्रश्न का जो जवाब जाएगा, व्याख्या ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें आप लोग। अब आप कुछ, ये भारत की महिलाओं की स्थिति की बात किया, और फिर बात कर रहा है कि एक परिवार के बारे में, है ना। भारत में सभी जो परिवार है